प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पोयम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को हमने अच्छे से समझा था, उसको मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया था। आपको उसकी समरी समझ में आ गई, उसका मीनिंग समझ में आ गया। मैं हल्का सा आपको फिर बता देती हूँ। डस्ट ऑफ स्नो पोयम जो है, उसमें जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत ही नेगेटिव मूड के साथ घूम रहे हैं इधर उधर, और अचानक क्या होता है कि वो हेमलॉक ट्री के पास आ जाते हैं, उसके नीचे खड़े होते हैं, और इतने में हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है, और वो क्रो थोड़ी सी जो स्नो होती है उसको उनके ऊपर डाल देता है। इसीलिए इसको बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो। हालांकि देखा जाए तो कोई भी इंसान इससे इरिटेट हो सकता था, चिढ़ सकता था, लेकिन पोइट को यही चीज़ क्या दे जाती है, पॉजिटिविटी दे जाती है। और जो उसका हाफ डे र्यून हो गया था, मतलब वो ये कह रहा था कि मैं बहुत ही डिजेक्टेड, बहुत ही सैड मूड से घूम रहा था इधर उधर, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और अचानक ही सडनली मैं कहाँ आया, आई केम अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी कोई बहुत अच्छा ट्री नहीं माना जाता, ये एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, ये एक नेगेटिविटी का सिंबल है। लेकिन दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल, चाहे वो हेमलॉक ट्री है चाहे वो क्रो है, यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी का। तो एक तरह से ये चीज़ ये भी दिखाती है कि जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है वो चीज़ों में नहीं होकर आपके माइंड के अंदर होती है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। ये दोनों ही नेगेटिव एलिमेंट पोइट के लिए क्या बन जाते हैं, पॉजिटिविटी का कारण बन जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसकी पोइटिक डिवाइस के बारे में। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि मैं पोइटिक डिवाइस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगी आगे डिस्क्रिप्शन में भी इसके जो नोट्स है उन्हें प्रोवाइड कराने की। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। शॉर्ट्स में कोशिश करूंगी कि जो नोट्स है उन्हें डाल। इसमें जो पोइटिक डिवाइस है वो फर्स्ट पोइटिक डिवाइस, आप जानते हैं पोइटिक डिवाइस होती है जिसे पोइट यूज करता है अपनी पोयम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पोइटिक डिवाइस, लेकिन हम कुछ ही पोइटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो कि इस पोयम में यूज की गई है। तो फर्स्ट जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है, इमेजरी। आप नोट डाउन कर लीजिए, इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, किसी भी सीन को, किसी भी चीज को एक इफेक्ट देती है, एक विजुअल इफेक्ट देती है। आपकी आंखों के सामने एक सीन क्रिएट हो जाता है। तो पोइट ने क्या विजुअलाइज किया है, पोइट ने विजुअलाइज किया है कि देयर इज ए हेमलॉक ट्री, और उसके ऊपर, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, और उसने क्या करा है, नीचे पोइट है और उसने पोइट के ऊपर क्या डाल दी है, स्नो डाल दी है। तो आप भी, आपकी आंखों के सामने भी एकदम इमेजिनेशन हो जाता है। तो ये एक सेंसरी इमेजिनेशन है, आप फील करते हैं कि आप उस सीन को देख रही हैं। पोइट ने एक सीन क्रिएट किया है, इसी को हम बोलते हैं इमेजरी। नंबर सेकंड आता है मेटाफर। मेटाफर एक कंपैरिजन होता है, जैसे सिमिली होता है, लेकिन सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस ये होता है कि सिमिली में हम एज, लाइक ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करते, लेकिन कंपैरिजन होता है, लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन इज नॉट यूज्ड, इसमें नहीं यूज किया जाता है। अब इसमें आप देखिए हेमलॉक ट्री, वो मेटाफर है, क्योंकि वो किस चीज को सिंबल, किस चीज का मेटाफर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इन पोइट्स लाइफ। उसने पोइट की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। पोइट ये खुद कह रहा है कि जब मैं हेमलॉक ट्री के पास आया और जो स्नो मेरे ऊपर गिरी, उससे क्या हुआ, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस चीज से हुआ, एक तो क्रो के डस्ट डालने से, और दूसरा हेमलॉक ट्री से। तो ये मेटाफर, ये एज ए मेटाफर यूज किए गए हैं। सिंबोलिज्म नेक्स्ट आता है। कभी भी जो पोइट्स होते हैं वो अपनी बात डायरेक्ट तो कभी कहते ही नहीं है, वो हमेशा सिंबॉलिक मीनिंग में कहते हैं। किसी भी चीज को उन्हें कहना होगा तो वो किसी न किसी सिंबल का यूज करेंगे, तभी तो वो पोइट्री लगेगी, तभी तो लगेगा कि हाँ ये एक पोयम है। अगर वो वाटर का सिंबल यूज कर रहे हैं तो वाटर का मतलब लिटरली वाटर नहीं होगा, फायर नहीं होगा, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी नेक्स्ट पोयम में भी किया है द फायर एंड आइस में।
आइस आइस नहीं है, फायर फायर नहीं है, वो बहुत सारी चीजों का सिंबल है। तो ऐसे ही इस पोयम में भी, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो सिंबोलिज्म का यूज करते हैं, इसमें सिंबोलिज्म का यूज किया गया। देखिए इसमें क्या सिंबोलिज्म का यूज किस तरह से किया गया है। जो क्रो है वो सिंबल होता है एक नेगेटिविटी का, लेकिन इस पोयम में वो किस चीज का सिंबल बना है, वो हार्बिंगर बना है किसका, पॉजिटिविटी का, पॉजिटिविटी को लाने वाला। इसी तरह से हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिव है। कोई भी पॉइजनस ट्री पॉजिटिविटी कैसे ला सकता है, लेकिन पोइट ने करके दिखाया। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो पोइट ने उस हेमलॉक ट्री को ही क्या बना दिया, पॉजिटिविटी का सिंबल बना दिया। नेक्स्ट आता है आपका अलिट्रेशन। अलिट्रेशन कहते हैं, अलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें यूज रिपीटेडली यूज की जाती है कॉन्सोनेंट साउंड्स को, such as the S sound in and saved some and H sound in has given my heart। इसमें क्या हुआ है, इसमें रिपीट की गई है जो कॉन्सोनेंट साउंड है S की और H की। तो इसलिए इस पोएम में हमें क्या मिलता है, अलिट्रेशन मिलता है। देखिए इसमें किस तरह से अलिट्रेशन है, आप देखिए इसको, जैसे एंड सेव्ड सम, सेव्ड सम, सेव्ड सम में एस जो है रिपीट हुआ है, सेव्ड सम। और इधर आपका हैज गिवन माय हार्ट, तो इसमें एच, हैज में एच आया है और हार्ट में भी एच आया है। तो एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हो गई, रिपीट हो गई। यही अलिट्रेशन। नेक्स्ट इसकी राइम स्कीम, बड़ी सिंपल सी राइम स्कीम है, बहुत ही अच्छी। ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी इसकी राइम स्कीम है। तो इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस में आप हल्का फुल्का इसकी थीम लिख दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द आर द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो आप ये हेडिंग बना के लिख दीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इमेजरी, मेटाफर, सिंबोलिज्म, अलिट्रेशन और एंड में इसकी राइम स्कीम लिख लीजिए। देखिए ये पोइटिक डिवाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा क्या है पोइटिक डिवाइस। और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होंगे, वो मैं एंड की तरफ नवंबर दिसंबर की तरफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आप मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आगे आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। प्यारे बच्चों, जोर शोर से पढ़ाई कीजिए, लैंग्वेज को इतना इजी मत समझिए, लिटरेचर और लैंग्वेज को। इसको कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार रीड करना पड़ेगा, दूसरी बार उसको ढंग से देखना है, और थर्ड टाइम जब आप फाइनली एग्जाम देने जाएंगे तब आपको ये करना होगा। और आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को लिखिए, सेंट्रल आइडिया को लिखिए। जब आप हर पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख पाएंगे तो जो आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें फिर आप इजीली कर पाएंगे। तो लिखिए जरूर, चाहे थोड़ा सा ही लिखिए, 2 पेज ही लिखिए, लेकिन आप लिखिए, उन सबको लिखिए। और पोइटिक डिवाइस जो है उनके पॉइंट्स बना लीजिए, उनको पॉइंट्स में पॉइंट्स ही लिख लीजिए उनके, लेकिन पोएम के एक्सप्लेनेशन को बार बार लिख कर देखिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर प्रिपेयर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मैं यहाँ आपके लिए हूँ। आपको कोई किसी भी इंग्लिश में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या को जरूर दूर करने की कोशिश करूँगी। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी नोट्स, कोई भी चीज़ आपको चाहिए आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।